विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शक्ति के प्रकार। विद्वानों ने कई दृष्टियों से शक्ति के ऊपर विचार किया है, शक्ति के प्रकारों के ऊपर विचार किया है। सबसे पहला है अन्यों के व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता की दृष्टि से प्रकार। कुछ विद्वानों ने शक्ति को एक ऐसी क्षमता माना है जिसके द्वारा अन्यों के व्यवहार में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। शक्ति के इस प्रकार का समर्थन करने वाले विद्वान हैं गोल्डहेयर एवं शिल्स। गोल्डहेयर एवं शिल्स ने इस दृष्टि से शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है बल। बल का मतलब यह है कि जब शक्ति धारक द्वारा अपने बल का प्रयोग करके अन्यों के व्यवहार में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन लाया जाता है या अन्यों के व्यवहार को अपने इच्छानुसार परिवर्तित किया जाता है, तो शक्ति के इस प्रकार को बल कहा जाता है। दूसरा है प्रभुत्व। जब शक्ति धारक द्वारा अपने आदेश की शक्ति का प्रयोग करके दूसरे के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ा जाता है या अपने अनुकूल उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो शक्ति के इस प्रकार को प्रभुत्व शक्ति कहा जाता है। यानी जब शक्ति धारक जो है आदेश देकर दूसरे से अपना काम करवाता है या दूसरे के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ता है, तो शक्ति की इस प्रकार को प्रभुत्व शक्ति कहा जाता है। तीसरा है चातुर्य शक्ति। देखिए, जब शक्ति धारक स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि युक्ति और छल के द्वारा दूसरे के व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है, अपने अनुकूल उसमें परिवर्तन करता है, तो शक्ति के इस प्रकार को चातुर्य शक्ति कहा जाता है या चतुरता की शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट शक्ति का प्रकार है, दूसरा शक्ति का प्रकार है औचित्य एवं अनौचित्यपूर्ण दृष्टि से शक्ति के प्रकार। शक्ति के इस प्रकार का समर्थन जो है वो मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर का मानना है कि शक्ति औचित्यपूर्ण भी हो सकती है और अनौचित्यपूर्ण भी हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने औचित्य की दृष्टि से शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है वैधानिक शक्ति। वैधानिक शक्ति का मतलब यह है कि जब शक्ति धारक अपनी शक्ति का प्रयोग वैधानिक ढंग से करता है तो इसे वैधानिक शक्ति कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब शक्ति धारक द्वारा कानूनी रूप से दूसरे को आदेश देकर अपने काम करवाने का जो अधिकार मिला होता है और इस प्रकार से कानूनी रूप से वह दूसरों को आदेश देता है और उससे अपना काम करवाता है, तो शक्ति के इस प्रकार को वैधानिक शक्ति कहा जाता है। यानी जब शक्ति धारक वैधानिक ढंग से अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरे से काम करवाता है, तो उसे शक्ति का वैधानिक प्रकार कहा जाता है या वैधानिक शक्ति कहा जाता है। जैसे कोई सरकारी पदाधिकारी है और उस पद में उसके जो अधिकार और शक्तियाँ निहित हैं और उन्हीं अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करके वो अपना कार्य करता है, तो शक्ति के इस प्रकार को वैधानिक शक्ति कहा जाता है। अगला है परंपरागत शक्ति। देखिए, जब शक्ति धारक अपनी शक्ति का प्रयोग किसी मान्य परंपरा के आधार पर करता है, तो शक्ति के इस प्रकार को परंपरागत शक्ति कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो पोप की शक्ति है
धर्मगुरुओं की शक्ति है, पादरियों की शक्ति है। तो ये सब शक्तियाँ कैसी हैं? परंपरागत शक्तियाँ हैं। तो ये शक्ति का परंपरागत प्रकार है। अगला है करिश्मावादी शक्ति। देखिए, जब शक्ति धारक के व्यक्तित्व में, उसके गुणों में, उसके आदर्शों में उसके अधीनस्थों का अटूट विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, और ऐसी स्थिति में वह शक्ति धारक इस विशेष स्थिति का लाभ उठाते हुए जब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और दूसरे से अपने कार्य करवाता है या अपनी इच्छा अनुसार उनके कार्य, उनके व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ लेता है, तो हम कह सकते हैं कि वो शक्ति कौन सी होती है? करिश्मावादी शक्ति कहलाती है। यानी अब उसका जो व्यक्तित्व है वो उस व्यक्तित्व के आधार पर दूसरों से अपना काम करवा लेता है। तो शक्ति का ये प्रकार जो है करिश्मावादी कहलाता है। अब मैक्स वेबर ने अनौचित्यपूर्ण दृष्टि से शक्ति का एक ही प्रकार बताया है और वो है दमन शक्ति। यानी जब शक्ति का प्रयोग अत्याचारपूर्ण ढंग से किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दमन कहा जाता है। जिस प्रकार से अनौचित्यपूर्ण शक्ति की दृष्टि से जो है उन्होंने शक्ति का एक ही प्रकार बताया है, दमन। और अन्य दृष्टिकोणों से शक्ति के प्रकार। अब कुछ अन्य दृष्टिकोणों से भी शक्ति के प्रकार विद्वानों ने बताए हैं, जैसे दृश्य एवं अदृश्य शक्ति। देखिए, जब शक्ति का प्रयोग प्रकट रूप से किया जाता है तो हम उसे दृश्य शक्ति कहते हैं। जैसे पुलिस के द्वारा अपनी जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो कैसी शक्ति है? या बल का प्रयोग करके लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति कैसी है? दृश्य शक्ति। और दूसरा है अदृश्य शक्ति। जब शक्ति धारक अपनी शक्ति का प्रयोग जो है अदृश्य रूप में करता है तो उसे अदृश्य शक्ति कहा जाता है। जैसे प्रभाव की शक्ति जो है वो अदृश्य शक्ति का एक प्रकार कहा जाता है। या जब शक्ति धारक अप्रकट रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे अदृश्य शक्ति कहा जाता है। अगला है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शक्ति। जब शक्ति धारक अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करता है तो उसे प्रत्यक्ष शक्ति कहा जाता है। लेकिन जब शक्ति धारक अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो उसे अप्रत्यक्ष शक्ति कहा जाता है। अगला है औपचारिक एवं अनौपचारिक शक्ति। जब शक्ति धारक जो है जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग वैधानिक तरीके से करता है, उसके पद में नहीं जो कर्तव्य हैं, उनके जो शक्तियां हैं उसके अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उसी रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जिस रूप में कानून के द्वारा उसे शक्तियां दी गई हैं, तो उसे हम कहेंगे औपचारिक शक्ति। लेकिन जब शक्ति धारक जो है अपने वैयक्तिक संबंधों के आधार पर शक्ति का प्रयोग करता है तो इसे हम कहेंगे अनौपचारिक शक्ति। अगला है दमनात्मक एवं अदमनात्मक शक्ति। यानी अभी हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले अनौचित्यपूर्ण शक्ति का एक प्रकार दमन मैक्स वेबर ने बताया था। तो वही है कि जब शक्ति का प्रयोग अत्याचारपूर्ण तरीके से किया जाता है तो हम उसे दमनात्मक शक्ति कहते हैं, और जब शक्ति का प्रयोग अत्याचार तरीके से नहीं होता है, कानूनी तरीके से होता है, मान्य परंपरा के आधार पर होता है, करिश्मावादी आधार पर लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं या अन्य तरीकों से जब शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे हम अदमनात्मक शक्ति कहते हैं। अगला है संभाव्य एवं वास्तविक शक्ति। जब शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता तो रखता है लेकिन उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया नहीं जाता है तो हम उसे कहते हैं संभाव्य शक्ति। यानी शक्ति
धारक के द्वारा शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार तो है, लेकिन वो शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप में व्यवहार में करता नहीं है, लेकिन करने की संभावना रहती है, तो उसे हम कहते हैं संभाव्य शक्ति। और दूसरा इसी में दूसरा वास्तविक शक्ति, यानी जब शक्ति धारक द्वारा शक्ति का प्रयोग स्वयं व्यवहार में किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक शक्ति। अगला है एक पक्षी, द्विपक्षी एवं बहुपक्षी शक्ति, यानी जब शक्ति का प्रयोग एक पक्ष के द्वारा किया जाता है तो हम उसे एक पक्षी शक्ति कहते हैं। जब शक्ति का प्रयोग दो पक्ष मिलकर करते हैं तो हम इसे द्विपक्षीय शक्ति कहते हैं। और जब शक्ति का प्रयोग जो है बहुत पक्षों के द्वारा कई पक्षों के द्वारा किया जाता है तो हम उसे कहते हैं बहुपक्षीय शक्ति। जैसे जो विभिन्न आयोगों का उदाहरण लेते हैं, विभिन्न प्रकार के मंडलों का उदाहरण ले सकते हैं कि जब किसी आयोग में एक व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति सारा काम करता है तो वो एक पक्षीय शक्ति है। अब मान लीजिए आयोग में दो व्यक्ति हैं तो द्विपक्षीय शक्ति है, और जब आयोग में कई लोग मिलकर काम करते हैं तो बहुपक्षीय शक्ति कहा। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के गठबंधन हैं उनका भी उदाहरण इस प्रकार की शक्ति में लिया जा सकता है। अगला है केंद्रित, विकेंद्रित एवं व्याप्त शक्ति। देखिए जब शक्ति का निवास स्थान का एक केंद्र में होता है या शक्ति का निवास जो है एक केंद्र में होता है तो हम उसे केंद्रित शक्ति कहते हैं। जब शक्ति का निवास कई केंद्रों में होता है या शक्ति कई केंद्रों में निवास करती है तो हम उसे विकेंद्रित शक्ति कहते हैं। और जब शक्ति के निवास का कोई भी एक केंद्र नहीं होता है बल्कि संपूर्ण समूह में बिखरी हुई, संपूर्ण संस्था में बिखरी हुई होती है तो हम उसे व्याप्त शक्ति कहते हैं। जैसे केंद्रित शक्ति, जैसे अगर हम शासन व्यवस्थाओं का उदाहरण लें तो एकात्मक सरकार, जहाँ पर संपूर्ण शक्तियाँ एक ही सरकार के पास होती हैं, वो है शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही केंद्र या केंद्र सरकार के पास होती हैं, एक ही सरकार के पास होती हैं, इसको हम कहते हैं केंद्रित शक्ति। मान लीजिए संघात्मक सरकार, यहाँ पर शक्तियाँ जो हैं वो शासन के कई स्तर होते हैं और उन सभी स्तरों पर शासन की शक्तियाँ जो है पाई जाती हैं। शक्तियों का निवास जो है कई केंद्रों पर होता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर जो स्वायत्त शासन की जो स्वशासन संस्थाएं हैं उनमें भी शक्ति का वितरण होता है। तो इस प्रकार की शक्ति को हम कहेंगे जो है वो विकेंद्रित शक्ति कह सकते हैं। और तीसरा है व्याप्त शक्ति का उदाहरण, जैसे जनमत की शक्ति जो है वो व्याप्त शक्ति का उदाहरण कहा जा सकता है। अगला है प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। शक्ति जितने भू क्षेत्र में निवास करती है उस भू क्षेत्र के आकार के आधार पर शक्ति के ये तीन प्रकार बताए गए हैं। जब शक्ति का निवास का भू क्षेत्र एक प्रदेश होता है तो हम उसे प्रादेशिक शक्ति कहते हैं। जब शक्ति के भू क्षेत्र जब वो शक्ति संपूर्ण राष्ट्र में निवास करती है तो उसे हम राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। और अगर उसका जो निवास है वो देश से बाहर भी होता है तो हम उसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। अगला है निम्न, मध्यम एवं महाशक्ति। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न राष्ट्र विभिन्न मात्रा में शक्ति धारण करते हैं और इन विभिन्न राष्ट्रों की जो शक्तियां हैं तो उनकी विभिन्न राष्ट्रों की जो शक्ति है उनकी मात्रा के आधार पर या विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक शक्ति की मात्रा के आधार पर शक्तियों के ये तीन प्रकार किए गए हैं, यानी निम्न शक्ति, मध्यम शक्ति और महाशक्ति। यानी जिन राष्ट्रों के पास कम शक्ति है उन्हें निम्न शक्ति, उससे ज़्यादा शक्ति है उन्हें मध्यम शक्ति, और जिस राष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है उसे हम कह सकते हैं महाशक्ति।